हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल का। ये हमारा 26 सितंबर 2019 को जो आफ्टरनून शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके बारे में आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आज के सेशन में हम लोग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस है मैं आपको नेक्स्ट सेशन में प्रोवाइड करा दूंगा। ये हमारा कॉन्जिक्यूटिव सेशन है जो अभी हमने रिसेंटली 2 सेशंस अपलोड किए थे, जहाँ पे हमने 100 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे विद डिटेल सॉल्यूशन, वो भी हमने रिसेंटली चैनल पे डिस्कस किए है। ओके, तो ये इसी तरीके से हम लोग आफ्टरनून शिफ्ट में जो पेपर हुआ था 26 सितंबर 2019 को, पेपर 1 जो एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल कंडक्ट किया था उन्होंने, वो सेम पेपर हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले थे। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। देखिए, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, इन पीएन जंक्शन डिप्लीशन लेयर इज क्रिएटेड ड्यू टू, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। काफ़ी लोगों ने मुझे वेरियस आंसर्स दिए, आई टोटली अप्रिशिएटेड। ओके, और सबसे पहले मुझे इसका करेक्ट आंसर दिया है, उनका नाम है श्रीकांत जैन और शशांका साइकिया। ओके, सो शाउट आउट टू यू गाइस। अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपका नाम मेरे नेक्स्ट सेशन में लूँ, तो इस सेशन के एंड में जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है आपको सेशन अच्छे से देखना है, उसके बाद में आपको करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मार्क करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको 2 स्क्रीनशॉट मेंशन कर रहा हूँ। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको कि हमने मॉर्निंग शिफ्ट का जो 26 सितंबर 2019 को पेपर हुआ था, वो मॉर्निंग शिफ्ट में हमने पहले सेशन में 50 क्वेश्चंस कवर कराए और सेकंड सेशन में हमने 50 क्वेश्चंस कवर कराए। ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिले थे प्रीवियस ईयर, आपको सेम क्वेश्चन हमने अभी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस किए। तो इसी सेशन में भी हम लोग उसी तरीके से क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, फॉर इंडोर लाइटिंग द रेंज ऑफ स्पेस टू हाइट इज, इंडोर लाइटिंग के लिए हमारा स्पेस टू हाइट का रेशियो क्या होना चाहिए। ओके, तो मान लो यहाँ पे आपकी सीलिंग में ये 2 बल्ब्स कनेक्टेड है। ठीक है, ओके, कुछ एक डिस्टेंस पे। ओके, और ये आपका टेबल है नॉर्मल, ये आपका वर्किंग स्पेस है। ओके, ये इसका ये प्लेन का हाइट हो गया, ये प्लेन का हाइट हो गया। इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक HM। ओके, ये हो गया हमारा S। ओके, तो इसका जो रेशियो रहता है बेसिकली, तो स्पेस टू हाइट रेशियो इज द रेशियो ऑफ स्पेस बिटवीन ल्यूमिनरीज, जो हमारे लाइट्स है, टू देयर हाइट अबव द वर्किंग स्पेस। यहाँ पे जो हमारा वर्किंग स्पेस है उतना जो हाइटेड है, इसका हमें रेशियो ये हमें बताता है। ओके, तो बेसिकली इसका जो रेशियो रहता है वो रहता है 1:2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये सेम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। ओके, तो जनरली जो रिकमेंडेड स्पेस टू हाइट रेशियो जो रहता है SHR लिखा रहता है, वो रहता है हमारा 1:2, जो दैट मीन्स हमारा जो टेबल है वर्किंग स्पेस और जहाँ पे ल्यूमिनरीज कनेक्टेड है उसका रेशियो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। The name of 4 materials have given. Select the one which has the least resistivity at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें यहाँ पे 4 मटेरियल्स गिवन है, तो इसमें से हमें लीस्ट रेजिस्टिविटी एट 20 डिग्री सेल्सियस पे इसमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है वो हमको मार्क करना है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें से उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सिल्वर का जो रेजिस्टिविटी रहता है वो सबसे कम रहता है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिल्वर हैज अ लीस्ट रेजिस्टिविटी एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे इसका जो रेजिस्टिविटी है वो लीस्ट रहता है। ओके, इसका वेरियस आपको मैं अगर एग्जैक्ट बता दूँ तो वो रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम पर मीटर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमें, द नंबर ऑफ ब्रशेस रिक्वायर्ड फॉर अ 4 पोल लैप वाइंडेड DC मशीन इज। मैंने आपको बताया था लैप वाइंडिंग में यहाँ पे एक ट्रिक होती है। ठीक है, A इज इक्वल टू P, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। A मीन्स क्या हो गया, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। ओके, तो पैरेलल पाथ और पोल्स इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स हमारे पास पोल कितने 4 है, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना हो जाएगा हमारा 4। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ओके, यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ ब्रशेस रिक्वायर्ड फॉर अ 4 पोल। ठीक है, जितने हमारे पोल्स रहेंगे पैरेलल पाथ्स रहेंगे उतना हमारे यहाँ पे ब्रशेस का रिक्वायरमेंट रहेगा। ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, और आपको ध्यान में रखना होगा फॉर वेव वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2। A इज इक्वल्स टू 2 रहता है फॉर वेव वाइंडिंग।
ओके, वेव वाइंडिंग के लिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इज ऑलवेज 2। ओके, सो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स अगर आपके 2 है वेव वाइंडिंग में, तो आपको जो ब्रशेस की रिक्वायरमेंट रहेगी वो कितनी रहेगी, वो हमेशा आपकी दो ब्रशेस की रिक्वायरमेंट रहेगी इस केस में, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, ये हमारे दो तरीके के वाइंडिंग्स रहते हैं डीसी मशीन्स में। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है हमें, द प्रोडक्ट ऑफ पीक फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पीक फैक्टर इंटू फॉर्म फैक्टर। ओके, तो इसको सबसे पहले आपको पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर ये दोनों पता होने चाहिए। ओके, तो पीक फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम लोग क्रेस्ट फैक्टर भी कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। ओके, आई विल चेंज द कलर। ओके, और फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ओके, तो इस केस में ये दोनों भी मल्टीप्लाइड है, दोनों भी डिवाइडेड में, जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। दैट मीन्स वी विल हैव इसका आंसर पीक वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ओके, पीक वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, क्योंकि पीक फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो है पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, और फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला है हमारा आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। ये आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, काफ़ी बार हमने ये सेशंस में डिस्कस करा चुके हैं, लेकिन आप ये चीज़ में नोटिस कर सकते होंगे कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिएगा, सो दैट जब भी मैं सेशंस अपलोड करता हूँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, द रेसिडेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एम्प्लॉयज। ओके, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या रहता है, 2 फेज 4 वायर, 3 फेज 4 वायर, सिंगल फेज 2 वायर, 3 फेज 3 वायर। ये क्वेश्चंस काफ़ी कन्फ्यूजिंग सा है, ठीक है, बट आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग 3 फेज 4 वायर यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा आर वाई बी न्यूट्रल ये भी रहता है। बट एक रेसिडेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग जनरली, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम को मार्क करके आना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमको देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया। एकदम रेसिडेंशियल, एकदम बेसिक रेसिडेंशियल में हम लोग सिंगल फेज यूज़ करते हैं। सिंगल फेज 2 वायर में हमारे कौन से वायर्स रहते हैं, एक तो रहता है हमारा फेज, दूसरा रहता है हमारा न्यूट्रल। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस अ सिंगल फेज एसी पावर सप्लाई। इसमें से कौन सी ऐसी मोटर है जो कि हम लोग सिंगल फेज एसी सप्लाई को भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था ये सेम टाइप का क्वेश्चन आपको, कि यूनिवर्सल मोटर में हम लोग कौन सी मोटर यूज़ करते हैं, जो हमारे मिक्सीज में रहती है, जनरल मिक्सर ग्राइंडर्स में रहती है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, हमारा डीसी सीरीज मोटर को हम लोग सिंगल फेज एसी सप्लाई में भी लगा सकते हैं। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर को आप डायरेक्टली सिंगल फेज एसी सप्लाई को कनेक्ट करोगे, इन दैट केस एज वेल वो आपका वर्क करेगा, बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विच इज़ डीसी सीरीज मोटर। दैट मीन्स डीसी सीरीज मोटर को हम लोग सिंगल फेज एसी सप्लाई को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, इफ आई इज इक्वल टू आर्मेचर करंट, आई एस इज इक्वल टू सीरीज फील्ड करंट एंड आई एल इज इक्वल टू लोड करंट, देन द रिलेशन यहाँ पे डबल हो चुका है, आई टोटली अपोलोजाइज फॉर दिस मिस्टेक। देन द रिलेशन बिटवीन दिस करंट, एक ही बार आप कंसिडर करें, ठीक है। देन द रिलेशन बिटवीन दिस करंट फॉर अ डीसी सीरीज जनरेटर इज, डीसी सीरीज जनरेटर का जो रिलेशन होगा करंट का, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा, सीरीज मोटर में सारे पार्ट्स जो रहते हैं, कंपोनेंट जो रहते हैं, वो सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं। दैट मीन्स जो हमारा लोड करंट भी सेम हो जाएगा, सीरीज फील्ड करंट भी सेम हो जाएगा, और आई भी हमारा सेम हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे स्कीमेटिक इंक्लूड कर रहा हूँ। ये हमारा आई एल हो गया, ओके, आई एस सी हो गया, सीरीज फील्ड का भी, और यहाँ पे आई, ये भी हमारा आर्मेचर करंट हो गया, ये भी आपका सेम रहेगा। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, द वर्क डन ऑन और बाय अ यूनिट n pole in moving once round a closed path is equals to the work done or by a unit n pole in moving once around
अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू कितना वर्क डन होता है, ओके, एक कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन में, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इनक्लोज बाय दैट पाथ, ओके। तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ऑब्जर्व द गिवन फिगर, फाइंड द थेवेनिन रेजिस्टेंस एज सीन फ्रॉम द ओपन सर्किटेड टर्मिनल्स। इसमें आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे करंट सोर्स है, और आपको पता होगा थेवेनिन्स थ्योरम, हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम्स में हम लोग इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो है हम लोग उसको रिमूव करते थे, ओके। तो इस केस में ये 1 एम्पियर्स का भी हम लोगों को रिमूव करना पड़ेगा और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, बट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन नहीं है, तो कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट डायग्राम बन जाएगा इसका, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं अपने प्रीवियस सेशंस के जो मैंने फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन अगर अपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें हमने इस तरीके से क्वेश्चन देखे, इस तरीके से क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना है 20 ओम्स, यहाँ पे 80 ओम्स, ओके, यहाँ पे 16 ओम्स का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है, काफ़ी सिंपल सा है। ये दो पैरेलल में 20 और 80, ये जो 20 और 80 है पैरेलल में कितना हो जाएगा 20 इंटू 80 अपॉन 20 प्लस 80, ओके। तो इसका कैंसर कितना आ जाएगा 20 प्लस 80 100, 20 इंटू 80 16, 00, 0 से 0 कैंसिल, ये हमारा आ गया 16 ओम्स का यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट, प्लस यहाँ पे एक कंबाइन अगर आ जाता है 16 का, तो ये 16 प्लस ये 16 कितना हो जाएगा, इस सीरीज़ में हो जाएगा, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32 ओम्स, ओके। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कलर को चेंज करके, ठीक है। जो लोग नए होंगे उनको भी बता देता हूँ। अभी यहाँ पे ये भूल जाओ, यहाँ पे एक हमारा एक सिंगल रेजिस्टेंस आ गया 16 ओम्स का, कुछ इस तरीके से सर्किट बन जाएगा इसका, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे 16 हो गया प्रीवियस वाला, और ये भी हमारा 16, तो ये दोनों भी सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो इसका एडिशन हो जाएगा 32। तो ऑप्शन बी डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉइल ऑफ अ 360 टर्न्स इज लिंक्ड बाय अ फ्लक्स ऑफ 200 माइक्रोवेबर्स। इफ द फ्लक्स इज रिवर्स्ड इन अ 0.01 सेकंड देन फाइंड द EMF इंड्यूस इन द कॉइल। एक कॉइल है जिसके टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है 360 टर्न्स, और फ्लक्सेस कितने हैं हमारे पास 200 माइक्रोवेबर्स। इफ द फ्लक्स इज रिवर्स इन 0.01 सेकंड, अगर फ्लक्स रिवर्स हो रहा है 0.01 सेकंड में, तो हमें EMF कितना इंड्यूस हो रहा है ये हमें निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो एवरेज इंड्यूस EMF को हम लोग कैसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू N डी फाई बाय डी टी, ओके। यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ फिर से। और हमारे पास कौन सी वैल्यूज गिवन है, n गिवन है, n हमारे पास 360 टर्न्स है, करेक्ट। और हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्सेस फाई कितने गिवन है हमारे पास 200 माइक्रोवेबर, ओके। और यहाँ पे आपको ये भी बात ध्यान में रखनी होगी कि जो फ्लक्स रिवर्स हो रहे हैं दैट मीन्स ये 200 माइक्रोवेबर से फिर से माइनस 200 माइक्रोवेबर से माइनस 200 माइक्रोवेबर की तरफ रिवर्स हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से। तो दैट मीन्स हमारा जो चेंज हो रहा है कंप्लीट, यहाँ पे आप नोट करिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं आपको पहले काफ़ी बार बताता हूँ कि सेशंस को आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। 200 से हमारा 200 की तरफ चेंज होगा 0.1 सेकंड्स में, ठीक है, 0.01 सेकंड्स में। तो हमारे टोटल जो फ्लक्सेस हो जाएंगे वो हो जाएंगे 200 माइनस ऑफ 200, ठीक है। तो हमारा 400 माइक्रोवेबर हमारा एक टोटल फ्लक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारा कितना हो जाएगा डी फाई, इस केस में 400 माइक्रोवेबर हो जाएगा। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं समझो तो फिर से रिवाइंड करके उसको देख सकते हो, ठीक है। तो इस केस में हमारा ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ओके। तो ई विल चेंज, टेक दिस कलर, ओके। ई इज इक्वल टू 360 360 टन है, एन हमारे पास गिवन है, डी फाई कितना है 400 इंटू 10⁻⁻6 -6 क्यों के लिया माइक्रो में है अपॉन 0.01। तो इसको आप सॉल्व करते तो यू विल गेट 14.4 वोल्ट एज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द वोल्टेज डैश वोल्टेज रेगुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर द ट्रांसमिशन लाइन, ओके। ये हमारा क्वेश्चन है, ओके। 2% 98% ये तो गलत हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमको वोल्टेज रेगुलेशन नहीं चाहिए, ओके। तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन वी ऑलवेज ट्राई टू हैव अ जीरो,
ओके, बट ये कंडीशन नहीं हो सकती, ठीक है। वी कैन नॉट हैव अ आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन जीरो। हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन है ये जीरो नहीं हो सकता। वोल्टेज रेगुलेशन का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। वो होता है हमारा जो डिफरेंस रहता है फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड का जो डिफरेंस रहता है उसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज, ठीक है। जो चेंज होता है फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड वोल्टेज में, ओके। तो जीरो तो नहीं होगा। तो हमारा जो बेस्ट हमारा वोल्टेज रेगुलेशन रहता है वो है हमारा 2% पे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन के लिए बेहतर माना जाता है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं काफ़ी बार ट्राई करता हूँ कि आपको छोटी से छोटी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ें में डाउट, कुछ पॉइंट्स में दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, ठीक है। इवन इफ आई डोंट रिप्लाई सम ऑफ योर कमेंट्स, आई ऑलवेज ट्राई टू गिव यू द हार्ट, ठीक है। सो दैट मैं, अगर आपको हार्ट मिल जाता है तो आप समझ लो कि आपका मैंने कमेंट पढ़ लिया, ठीक है। अगर वो फीडबैक रहता है कोई भी रहता है तो आई टोटली अप्रिशिएट इट एंड ट्राई टू इम्प्रूव माई नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स, ओके। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ट्राई करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। क्योंकि सेशंस किसके लिए हो रहा है, आप ही के लिए, ठीक है। आपको भी दिक्कत आती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ओके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द डैश पीरियड द पावर सप्लाई टू द मोटर इज कट ऑफ एंड द ट्रेन इज अलाउड टू द रन ड्यू टू इट्स ओन मोमेंटम, ठीक है। आपको पता है ट्रेन का एक इनर्शिया रहता है, ओके। इसको इनिशियली बहुत पुश लगता है, ठीक है, ट्रैक्स पे रन होने के लिए। बट वंस ये अगर एक बार स्पीड पकड़ लेती है तो अगर आपने जो मोटर कनेक्शंस रहते हैं इसके, ये अगर भी आप कट ऑफ कर देते हो तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण, इसके मोमेंट ऑफ के कारण आप ये रन होते रहती है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंटम के कारण ये हमारा ट्रेन शुरू रहता है, फ्री रन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कोस्टिंग। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अगर आप इसका स्पीड वर्सेस एक ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, ठीक है, ठीक है। इस केस में 4 हमने सेगमेंट्स रहते हैं। यहाँ पे हमारा जो रहता है एक्सेलरेशन रहता है पहले इसमें, देन हमारा जो रहता है एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व रहता है, देन हमारा फ्री रनिंग रहता है इसमें, और यहाँ पे ये जो कर्व रहता है हमारा, ये रहता है हमारा कोस्टिंग का, कोस्ट कर रहा है गाड़ी, ठीक है। और यहाँ पे रहता है हमारा ब्रेकिंग, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। If a transformer has a N1 by N2 is 1:1, then the transformer is N। अगर ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो जो है प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स का, ये 1:1 है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 360 टर्न्स है और यहाँ पे भी 360 टर्न्स है, तो रेशियो कितना हो गया, N1 बाय ये N2 का 1:1, ओके। तो ये हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के केस में रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आइसोलेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडियल वोल्टेज सोर्स हैव अ जीरो वोल्टेज रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट सोर्स रेजिस्टेंस या फिर टर्मिनल वोल्टेज इन प्रोपोर्शन टू द करंट। तो ध्यान में रखिएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स को हमारा जीरो सोर्स रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। बिकॉज अ वोल्टेज सोर्स शुड हैव अ मिनिमम पॉसिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इन ऑर्डर टू गिव मैक्सिमम पॉसिबल करंट टू द सर्किट, ओके। आइडियली जो रहता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जो रहता है वोल्टेज सोर्स का, वो हमारा जीरो रहता है, ठीक है। इसी के अपोजिट हो जाता है करंट सोर्स का, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जीरो सोर्स रेजिस्टेंस। जो आइडियल वोल्टेज सोर्स का है जीरो सोर्स रेजिस्टेंस रहता है, ओके। ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने एक ही 2-4 दिन पहले मैंने कमेंट पढ़ा था, वोल्टेज सोर्स और वोल्ट मीटर का डिफरेंस रहता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, वोल्टेज सोर्स का आपको आइडियल रेजिस्टेंस पूछा है, ओके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेटिंग ऑफ अ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। जो फ्यूज वायर रहता है हमारा, ओके, उसका जो रेटिंग रहता है वो हमारा वोल्ट्स में रहता है, एम्पियर्स में रहता है या फिर एम्पियर वोल्ट्स में। तो इसका करंट रहता है, इसका जो रेटिंग रहता है वो हमारा रहता है एम्पियर्स में। कितने एम्पियर्स का वो हमने फ्यूज वायर यहाँ पे लगाया है, ठीक है, ताकि वो ब्लोन आउट हो सके आफ्टर पासिंग ऑफ मैक्सिमम करंट थ्रू इट, ये ठीक है। हीटिंग के कारण ब्लोन आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो यूनिट रहता है वो रहता है एम्पियर्स में, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, फॉर अ 3-फेज इंडक्शन मोटर स्लिप एट नो लोड बाय स्लिप एट फुल लोड, इसका रेशियो कितना रहता है, ठीक है। तो वो हमेशा लेस देन 1 रहता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एस का फॉर्मूला क्या है, स्लिप इज इक्वल्स टू NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100, ओके। इंडक्शन मोटर के लिए तो आपको पता होना चाहिए, हमारी जो इंडक्शन मशीन रन होती है, ये जो इसका रोटर स्पीड रहता है वो हमेशा कम रहता है, ठीक है। NS इज ऑलवेज ग्रेटर देन NR। ये रोटर स्पीड जो रहती है, हमारा जो रोटर घूमता है
ओके, ये हमारा ऑलवेज लेस स्पीड पे घूमता है एज कम्पेयर टू सिंक्रोनस स्पीड। तो दैट मीन्स हमारा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ज़्यादा जाएगा एज कम्पेयर, डिनोमिनेटर कम आ जाएगा एज कम, न्यूमरेटर कम आ जाएगा एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। ठीक है, तो स्लिप का जो वैल्यू है ऑलवेज हमारा लेस देन 1 रहेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है हमें, सेलेन पोल टाइप रोटर्स आर एज कम्पेयर टू द सिलेंड्रिकल पोल रोटर्स आर स्मॉलर इन डायमीटर लार्जर इन एक्सियल लेंथ, या फिर लार्जर इन डायमीटर स्मॉलर इन एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ दैट मीन्स ये हो गई हमारी एक्सियल लेंथ, ये हो गया हमारा एक्सियल लेंथ। ठीक है, इस तरीके से अगर आपका रोटर हो जाता है, लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सियल लेंथ। ठीक है, ओके ओके, ये केस है। तो जो सेलेंट पोल जो रोटर्स रहते हैं, सिलेंड्रिकल रोटर से, वो डायमीटर में लार्ज रहते हैं और स्मॉल रहते हैं एक्सियल लेंथ में। ओके, कुछ इस तरीके से साइलेंट पोल का ये रहता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे साइलेंट पोल रोटर रहता है। ठीक है, अनइवन एयर गैप भी उसमें रहती है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए किस टाइप के वैरायटी क्वेश्चन, आप सिर्फ ये पेपर 1 है। ठीक है, आप देख सकते हो इसे पेपर 1 में इतने टाइप के उन्होंने वेरिएशंस लिए 2019 में। ठीक है, तो इस केस में 2020 में आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैंने काफ़ी सारे सेशंस फॉर द पेपर 1 हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए फॉर अ सुपर MCQ सीरीज़ करके। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, जाके प्लीज़ चेक करिएगा यहाँ पे आई बटन पे। ठीक है, आफ्टर दिस सेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं, द कंडक्टर टाइड बिटवीन टू सपोर्ट टेक्स द शेप ऑफ अ कैटेनरी ड्यू टू। जो हमारे कंडक्टर टाई किया है, ठीक है, ये हो गया हमारा एक पोल, ये हो गया हमारा दूसरा पोल, हमारा ये कंडक्टर्स है। ठीक है, ये कुछ कैटेनरी शेप ये फॉर्म कर रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा है सैग के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सैग हो रहा है, एक कसा सैग। अगर आप कंडक्टर 2 एंड से पकड़ते हो, ठीक है, तो उसके वेट के कारण, इंटरनल वेट के कारण ये कुछ इस तरीके से इसका कैटेनरी टाइप का शेप आ जाता है। तो ये सैग के कारण होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन का अप्रोच आपको देखना है। ठीक है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं करके। ठीक है, द शेड्यूल्ड स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज स्पीड, ऑलवेज लेस देन एवरेज स्पीड। ध्यान में रखना होगा, द शेड्यूल्ड स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज ऑलवेज लेस देन द एवरेज स्पीड। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 20। सेम क्वेश्चन आ गया, अभी हमने डिस्कस किया था, एक जो कर्व डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। द स्पीड टाइम कर्व फॉर द अर्बन सर्विसेज हैज़ नो कोस्टिंग पीरियड, फ्री रनिंग पीरियड, ब्रेकिंग पीरियड या एक्सेलरेशन पीरियड। तो फ्री रनिंग पीरियड नहीं रहता है जो हमारी अर्बन सर्विसेज में रहते हैं, वो डायरेक्टली एक्सेलरेट करती है। आपने देखा होगा मुंबई जैसे सिटीज़ में हो गया, जहाँ पे मेट्रोज रहते हैं, दिल्ली जैसे सिटीज़ में, वो उसको एक्सेलरेशन करना पड़ता है। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो इस कंडीशन में इसका ग्राफ रहता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्पीड रहता है वाई एक्सिस पे, और इस केस में हमारा रहता है टाइम इन सेकंड। मैंने आपको ये भी बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस सेशन में, मैंने आपको बताया था जो स्पीड टाइम कर्व रहता है ये कौन से इसके रेशियो में गिवन रहता है, ये भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। इसलिए आपको छोटी सी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। स्पीड वर्सेस टाइम का जो ये रहता है वो रहता है किलोमीटर पर आवर में रहता है ये, और ये जो टाइम रहता है ये सेकंड्स में रहता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस केस में इस ग्राफ में यहाँ पे रहता है हमारा एक्सेलरेशन। ओके, इस केस में यहाँ पे रहता है हमारा कोस्टिंग। ठीक है, एक बार स्पीड बढ़ते बढ़ते जाती है। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, इस केस में, ठीक है, इस केस में हम मोमेंट जो हमारे ट्रेन का है, वैगन का है, जो जिसको हम लोग कहते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण हम लोग कोस्ट करते हैं, और उसके कारण, और फिर आफ्टर स्टेशन आने के बाद हमारा ब्रेकिंग होता है। ये फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये अर्बन सर्विसेज में होता है। ठीक है, जहाँ पे हमको क्विक एक्सेलरेशन चाहिए और क्विक हमको डिसलेशन चाहिए। ठीक है, एक जो हम, क्योंकि हमारा पता होना चाहिए आपको, 2 स्टेशन के बीच में जो डिस्टेंस रहता है हार्डली 5 किलोमीटर्स या फिर उससे भी कम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा इसमें फ्री रनिंग पीरियड नहीं रहता, जो कि हमारा नॉर्मल रेलवेज में रहता है। ओके, जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हमको ट्रैवल करना पड़ता है। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द number of poles in a 3-phase 11 kV transmission line is 80, how many disc insulators are required? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, हमारे पास कितना है टोटल नंबर ऑफ इंसुलेटर कितना है, क्या यहाँ पे हमारे पास 80 पोल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 फेजेस के लिए सिस्टम है, 3 फेज सिस्टम के लिए, तो 3 × 80 240 विल बी आवर आंसर। ठीक है, दैट मीन्स 250
240 डिस्क इंसुलेटर विल बी रिक्वायर्ड, 240 डिस्क इंसुलेटर्स हमको लगेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, स्किन इफेक्ट, फेरेंटी इफेक्ट, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ओके, तो स्किन इफेक्ट भी रहता है, ठीक है, जिसमें आपको मैंने बताया था जो कंडक्टर रहता है उसके अगर डीसी है तो वो कोर के अंदर से करंट फ्लो होता है, अगर एसी है तो उसके आउटर से करंट फ्लो होता है, ठीक है, ये स्किन इफेक्ट हो गया। फेरेंटी इफेक्ट जहाँ पे हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज जो है वो हमारा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो हमारे जो कंडक्टर्स रहते हैं, यहाँ पे अगर हमारे टेलीफोन लाइन है, ठीक है, उसको इंटरफेरेंस करती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट इसमें नहीं रहता है, ठीक है। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट आपको स्पीड मेजरमेंट के लिए यूज होता है। स्ट्रोबोस्कोपिक दैट मीन्स हमारा जो एक नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन करना कोई भी चीज़ में, स्ट्रोबोस्कोप इफेक्ट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 23। ऑब्जर्व द गिवन टेबल, ऑब्जर्व द गिवन टेबल, द ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंट डैश गेट। यहाँ पे मैं ड्रॉ करना भूल गया, यहाँ पे जो टेबल था क्वेश्चन में, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन में टेबल था, ठीक है, इनपुट था इसमें और हमारे पास एक आउटपुट था, ओके, और यहाँ पे हमें आउटपुट है, तो ये हमारा कौन सा गेट का है ये हमें बताना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोटिस कर सकते हो जो हमारा आउटपुट आ रहा है 0 और 1 के लिए हमारा 1 आ रहा है, बाकी सारे कंडीशंस के लिए 0 0 0 0 और 0 1 1 के लिए हमारा आउटपुट 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा है XOR गेट का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिक गेट से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 24। द मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉकेट्स आउटलेट अलाउड फॉर पर पावर सब सर्किट। पावर सब सर्किट के लिए हमारे पास जो सॉकेट अवेलेबल रहते हैं वो रहते हैं मैक्सिमम 2। अभी तक स्टैंडर्ड इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स ने हमें मेंशन करा है कि हम लोग पावर सर्किट के लिए, पावर सब सर्किट के लिए हम लोग 2 पावर सॉकेट हम लोग अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विच इज 2। ध्यान में रखिएगा, इन वन लाइट एंड फैन सब सर्किट द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी कनेक्टेड इज 800 वाट, okay, and the maximum number of points can be 10, okay, but in power sub circuit the maximum load that can be normally connected is 3000 watt। हमने पावर सब सर्किट में हम लोग 3000 वाट कनेक्ट करते हैं और नंबर ऑफ सॉकेट आउटलेट कितने हैं वो रहते हैं हमारे 2। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मल सर्किट में हमारा रहता है 800 वाट का, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और इस केस में हमारे जो आउटलेट रहते हैं, ठीक है, कितने हम लोग आउटलेट कनेक्ट कर सकते हैं 10, जो नॉर्मल फैन के छोटे लाइट इक्विपमेंट रहते हैं उसका, ठीक है। तो हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 25। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी एंड एस आई आर, पी दैट मीन्स हो गया हमारा फॉस्फरस और एस आई दैट मीन्स हो गया हमारा सिलिकॉन्स। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं हमारे, 5 और 4 रहते हैं। 5 रहते हैं हमारे फॉस्फरस में और एस आई में रहते हैं 4, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 26। ओके, द फंक्शन ऑफ कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग इन AC सीरीज मोटर इज टू डैश। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, हमारा जो कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग जो रहती है AC सीरीज मोटर में वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को जो इफेक्ट रहता है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग देख सकते हैं। कम्यूटेटर टाइप ऑफ रोटर है यहाँ पे और ये फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। ये हमारा आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करते हैं। आर्मेचर रिएक्शन मीन्स क्या होता है, जो हमारा फील्ड वाइंडिंग का जो फील्ड वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं इस रोटर कंडक्टर में करंट EMF इंड्यूस होता है, उसका खुद का करंट फ्लो होने रखता है और वो खुद का अपना एक EMF प्रोड्यूस करता है, और वो जो EMF प्रोड्यूस करता है वो जिसने उसको बनाया है उसी को वो फाइट करता है, उसी को वो कैंसिल आउट करने का ट्राई करता है, उसी को हम लोग कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा जो आर्मेचर रिएक्शन है इसको रिड्यूस करने के लिए काम में आता है कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग AC सीरीज मोटर में। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 27। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट एम्प्लॉयज अ रैंकाइन साइकिल, ठीक है। तो हमारा थर्मल पावर प्लांट में हम लोग रैंकाइन साइकिल यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ आपके नॉलेज के लिए कुछ मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। साइकिल्स और उसके एप्लीकेशन, ऑटो साइकिल्स हम लोग SI इंजन में यूज़ करते हैं, बाइनरी वेपर साइकिल हम लोग जियोथर्मल पावर प्लांट में यूज़ करते हैं, ब्रेटन साइकिल हम लोग गैस टर्बाइन में यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 एग्जामिनेशन में, मैं आपको बता दूँ RRB JE, ठीक है, और MSc रिसल JE के एक एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था ब्रेटन साइकिल, ठीक है। और रैंकाइन साइकिल जो पावर प्लांट्स रहते हैं स्टीम टर्बाइन सिस्टम में, उसमें हम लोग रैंकाइन साइकिल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ 4 पोल 20 किलोवाट 200 वोल्ट वेव वाउंड DC जनरेटर द करंट इन ईच पैरेलल पाथ विल बी। ओके,
तो करंट इन ईच पैरेलल पाथ हमें निकालना होगा, ठीक है। तो पैरेलल पाथ में हमारा करंट कितना हो जाएगा, I बाय ए, करेक्ट। और ए जो है हमारा, ए क्या है हमारा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, करेक्ट। ये जो है हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, और वेव वाउंड यहाँ पे जनरेटर है हमारा, तो ए कितना हो गया, हो जाएगा हमारा 2, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इज इक्वल टू 2, अभी मैंने आपको बताया था। तो पावर कितना है हमारे पास गिवन है, 20 किलोवाट है। वोल्टेज हमारे पास कितना है, 200 वोल्ट्स गिवन है, ठीक है। और आई हम लोग कैसे निकालेंगे, 20 इंटू 10⁻³ अपॉन किलोवाट है, 20 इंटू 10⁻³ अपॉन 200, ठीक है। दैट मीन्स 100 एम्पियर्स हमारा करंट आ जाएगा। आई विल चेंज द कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट, ओके। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमारे 2 है, ओके। तो करंट इन पैरेलल पाथ कितना हो जाएगा, 100/2, दैट इज 50 एम्पियर्स। इसको कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है आपको, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आपको पेपर 1 में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस कंडीशन। नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, लोअर इफिशियंसी लोअर पावर फैक्टर आर द फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर, जिसकी इफिशियंसी भी लो रहती है, पावर फैक्टर भी लो रहता है, वो कौन सी मोटर है, वो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस इट इज इक्विवेलेंट टू, एक डायोड अगर हमारा फॉरवर्ड बायस है तो वो क्या रहता है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो एज अ वो क्लोज स्विच काम करता है, ठीक है। अगर वो रिवर्स बायस है तो एज अ वो ओपन स्विच काम करता है, सिंपल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑन स्विच। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 31। अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विच वन हैज़ द हाइस्ट पावर फैक्टर एट अ फुल लोड, सबसे ज़्यादा पावर फैक्टर रहता है cos phi, ठीक है। किसका रहता है, ये कौन से मोटर का रहता है, हमें पूछा गया था। तो हमारा कैपेसिटर रन टाइप की जो मोटर है इसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर फैक्टर रहता है फुल लोड पे, ध्यान में रखेंगे, एट अ फुल लोड कैपेसिटर रन टाइप ऑफ मोटर। ये क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। और हिस्टेरिसिस मोटर का जो रहता है वो हमारा लो पावर फैक्टर, लो स्टार्टिंग टॉर्क रहता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का हमारा जो रहता है टॉर्क रहता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क और लोअर पावर फैक्टर रहता है। कैपेसिटर रन मोटर का हमारा जो रहता है लो स्टार्टिंग टॉर्क और हाई पावर फैक्टर रहता है। और यूनिवर्सल मोटर का हमारा हाई स्पीड रहता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क रहता है, और हम लोग उसको एज अ डीसी और एसी पावर पे भी चला सकते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, if the AC voltage and current are given by the following expression, V is equals to 200 sin 314t minus 60 degree 60 and I is equals to 50 sin 720t, then what is the phase relation between them, या इसका phase relation हमको बताना है। तो हम लोग इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते ये दोनों भी इक्वेशन से, ठीक है। इसका मैं रीज़न भी बता देता हूँ, क्योंकि जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा रेडियन पर सेकंड में हम लोग इसको लिखते हैं, ये हमारा चेंज है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ, ठीक है, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना रहे। 314t और 720t करंट के लिए और वोल्टेज के लिए, ठीक है। इसलिए इसमें हमारा जो फेज रिलेशन है हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, ध्यान में रखिएगा। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर आपको ध्यान, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको देखते ही आपको इसको काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट ये छोटी चीज़ें मैं आपको जो बताता हूँ वही चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। अगर आपका रेडियन, ये जो है हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये अगर आपका डिफरेंट है तो इस केस में हम लोग उसका फेज रिलेशन नहीं बता सकते। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, if the connected light load in a house is 3000 watt and the power sub circuit is 6000 watt, then what is the number of power sub circuit required, ठीक है। तो पावर सब सर्किट रिक्वायर्ड कितने रहेंगे हमारे 6000 अपॉन 3000, ठीक है। दो हमें सब सर्किट लगेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको 3000 का जो हमारा एक रेंज है, ठीक है। मैक्सिमम लोड फॉर द पावर सब सर्किट शुड नॉट बी मोर देन 3000 वाट, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसके अगर आपका जो कंडीशन है तो 6000 वाट है और हमारा एक इंडिविजुअल सब सर्किट है 3000 वाट का, तो नंबर ऑफ सब सर्किट कितने हो जाएंगे 6000 अपॉन 3000। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 33। इस केस में क्या कंडीशन में, क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 किलो कैलोरी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप देख सकते हो, ये सेम आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। और ये सेम क्वेश्चन पेपर आपको पूछा गया था SSC JEE 26 सितंबर 2019 को आफ्टरनून में। सेम क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे आप आइडिया लगा सकते हो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और आपके किस तरीके के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। यही इस सेशंस का मकसद है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4200 वाट सेकेंड्स,
ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। और 1 किलो कैलोरी मीन्स द एनर्जी इट टेक्स टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 किलो कैलोरी इज 4.1868 किलो जूल्स विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4200 वाट सेकंड। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, द टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज्ड ऑन अ लाइंस अप टू 33 kV। 33 kV लाइंस पे हम लोग कौन से इंसुलेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे पिन और स्ट्रैंड इंसुलेटर यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if V voltage phasor and I is the करंट फेजर देन द वी आई रिप्रेजेंट। अगर वी जो है हमारा वोल्टेज फेजर है और आई हमारा करंट फेजर है, तो वी आई हमें क्या बताता है, ये हमारा अपेरेंट पावर, सिंपल है, ठीक है। एक्टिव पावर को हम लोग क्या लिखते हैं, वी आई कॉस फाई। और रिएक्टिव पावर को हम लोग किस में मेजर करते हैं, वी आई साइन फाई। और इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, वी ए आर को, रिएक्टिव पावर को, कॉस फाई को हम लोग किलोवाट में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। या फिर हम लोग इसको वाट में भी मेजर करते हैं। तो वी आई क्या हो गया हमारा, अपेरेंट पावर। इसका पावर ट्रायंगल का भी मैंने एक सेशन लिया था, आप चैनल पे जाके जो प्रीवियस सेशन है मेरे, आप उसको प्लीज़ जाके देखा करिए, क्योंकि मैंने इंडिविजुअल टॉपिक को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 37। इन एन अल्टरनेटर इफ अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री देन फाइंड द पिच फैक्टर। ओके, तो पिच फैक्टर हमको निकालना है अल्टरनेटर में। ओके, तो आपको पता होना चाहिए पिच फैक्टर का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है के पी इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा बाय 2। ओके, एंड अल्फा जो रहता है हमारा ये था शॉर्ट पिच एंगल। ओके, विच इज इक्वल टू 180 माइनस कितना कॉइल स्पैन है हमारा वो, ठीक है। तो कॉइल स्पैन हमारा जो है अल्फा 60 डिग्री जो इलेक्ट्रिकल है हमारा। ओके, इस केस में हमारा के पी क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 60 बाय 2 विच इज इक्वल टू कॉस 30। और कॉस 30 का आपको वैल्यू पता होना चाहिए, वो है √3/4, ठीक है। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 38। डैश ब्रेकिंग इज यूज्ड वेयर लोड ऑन द मोटर इज वेरी हाई, दैट इज हाई इनर्शिया इन इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स। तो हम लोग जहाँ पे हमारा हाई इनर्शिया रहता है और लोड जहाँ पे मोटर पे हाई रहता है, तो उस कंडीशन में हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ करते हैं। ब्रेक करते वक्त हम रीजनरेट कर सकते हैं हमारे सप्लाई को। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 39। डैश लैम्प्स आर यूज टू लाइट अप स्पोर्ट्स स्टेडियम, ठीक है। कौन से हम लोग लैम्प यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम को लाइट अप करने के लिए, तो हम लोग उसमें सोडियम वेपर लैम्प यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। We'll see the next question, which is which of the following heating element has the lowest operating temperature? Okay, सबसे lowest operating temperature किसका है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, मैं आपको बताता हूँ, वो है हमारा यूरेका। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। इसका यूरेका का जो हीटिंग एलिमेंट रहता है वो सबसे लोएस्ट ऑपरेटिंग उसका टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट उसका मेल्टिंग पॉइंट भी रहता है 1221 से लेके हमारा 1300 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर ऑफर द पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। इसमें से कौन सा जनरेटर का पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन रहता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर रहता है उसका वोल्टेज रेगुलेशन सबसे पुअर रहता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 42। डैश अर्थिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ अर्थिंग एंड इज वेरी चीप इन कॉस्ट। कौन सी अर्थिंग सबसे बेस्ट है और सबसे सस्ती है, चीप है, ठीक है। तो हमारे पाइप अर्थिंग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द गिवन फिगर, द मैक्सिमम पावर टू द लोड रजिस्टर इज व्हेन RL इज इक्वल टू। मैक्सिमम पावर टू द लोड रजिस्टर इज व्हेन RL इज इक्वल टू कितना। कब हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगा, जब हमारा RL कितना हो जाएगा, RI, ठीक है। जब हमारा RL जो है वो RI हो जाएगा। आपको ध्यान में रखने का मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन रहती है व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। इस केस में इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। द टॉर्क एंगल ऑफ अ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर डिपेंड्स ऑन इट्स
इट डिपेंड्स ऑन इट देयर लोड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। जो टॉर्क एंगल रहता है 3-फेज सिंक्रोनस मोटर का, वो लोड पे डिपेंड करता है उसके। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द लीकेज कोएफिशिएंट इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज डिनोटेड बाय एम, लैम्डा या फिर फाई या फिर नन ऑफ दिस। तो लैम्डा से हम लोग उसको लीकेज कोएफिशिएंट को डिनोट करते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टू कॉइल्स आर सेड टू बी मैग्नेटिकली आइसोलेटेड प्रोवाइडिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के कितना होना चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हमारा कितना रहना चाहिए? अगर हम लोग इसको मैग्नेटिकली आइसोलेटेड है तो हमारा 0 होना चाहिए। ये के अगर 0 है तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं जो दो मैग्नेटिक कॉइल्स है, ठीक है, ये आइसोलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, और के का वैल्यू अगर हमारा 0.5 लेस देन 0.5 रहता है तो हम लोग उसको कहते हैं लूजली कपल्ड। अगर के का जो वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 0.5 रहता है तो हम लोग उसको कहते हैं टाइटली कपल्ड। ठीक है, और के इज इक्वल टू अगर हमारा 1 रहता है तो हम इसको कह सकते हैं मैग्नेटिकली कपल्ड, मैग्नेटिकली टाइटली मैग्नेटिकली कपल्ड। ओके, और के अगर हमारा 0 है तो इस कंडीशन में हम लोग मैग्नेटिकली आइसोलेटेड ये करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। ओके, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 47 जो कि है इंस्ट्रूमेंट्स पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैज़ अ यूनिफॉर्म स्केल? यूनिफॉर्म स्केल हमारी किसकी रहती है? इसमें क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। तो हमारा PMMC टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उसमें हमारी यूनिफॉर्म स्केल रहती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर लाइंग पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड इज डैश। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर लाइंग पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चोक कैन बी रिप्रेजेंट बाय, चोक जो रहता है हम लोग RL सर्किट से, RL सीरीज सर्किट से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर द वोल्टेज अक्रॉस द टॉप डिस्क इज मिनिमम। सस्पेंशन टाइप के जो इंसुलेटर रहता है, जो टॉप डिस्क रहती है हमारी, उसका मिनिमम रहता है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस फॉर द सेशन 1 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। फॉर द नेक्स्ट सेशन में आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आपको हमारे दोनों भी चैनल कोजीफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को सब्सक्राइब करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और इस सेशन को आपके फ्रेंड के साथ में शेयर करना है। सो टिल द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।